नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे। जैसे कि आपसे पहले ही वादा किया था कि आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के वनस्पतियों से रिलेटेड प्रश्न लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश के जंगलों से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के जीव जंतुओं से रिलेटेड, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, मतलब जो भी मैटर होगा आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होगा। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वीडियो सेशन भी छोटा ही रहेगा, लेकिन ये लेक्चर मैं बता दूं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपके एग्जाम में यहां से आपको डायरेक्ट 3 से 4 प्रश्न तो यूं ही देखने को मिल जाएंगे, मतलब हलवा जिसे आप कह सकते हैं। तो इसको तो आप बिल्कुल रट के फेंक दीजिएगा, इस लेक्चर को बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा और आप जब भी एग्जाम देकर के आएंगे तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में जो आएगा वो यही लेक्चर आएगा। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को ये लेक्चर आता भी होगा क्योंकि यूपी जीके तो आपने बहुत बार पढ़ी है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ी है, लेकिन बहुत से मेरे मित्र ऐसे भी होंगे जो पहली बार कोई पेपर देने जा रहे होंगे और हो सकता है कि वे आज का ये टॉपिक पहली बार ही पढ़ें। तब भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए सीधे आज का सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा असुमेलित है? राजकीय पशु बारहसिंगा, बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल नहीं है दोस्तों, बल्कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। ब्रह्मकमल हुआ करता था उत्तराखंड के विभाजन से पूर्व, लेकिन उत्तराखंड के विभाजन के बाद, क्योंकि ब्रह्मकमल जो है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, तो आज भी ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, पर क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मकमल मिलता नहीं है तो उत्तर प्रदेश ने पलाश को अपने नए राष्ट्रीय पुष्प के रूप में नामांकित किया है। जबकि राजकीय पक्षी की बात करें तो आज भी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस ही है। सारस जिसे हम क्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑप्शन में अगर सारस नहीं मिले तो क्रॉन्च मिल सकता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों की देखभाल निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड, राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण या केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो देखिए हम चर्चा कर चुके हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी, और जितने भी प्रदेश के चिड़ियाघर होते हैं उन सभी का प्रबंधन, उन सभी की देखभाल जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का नवीनतम चिड़ियाघर निम्न में से कौन सा है? देखिए यूपी में कुल 3 चिड़ियाघर हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कितने प्राणी उद्यान या कितने चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 हैं। पहला कौन सा? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ का कौन सा? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। दूसरा कौन सा है? कानपुर में स्थित है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां, कहां नहीं दोस्तों, खां, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। इसमें जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा है? वो है हमारा गोरखपुर वाला, यानी कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर प्रदेश का नवीनतम चिड़ियाघर है। रायबरेली में तो कोई चिड़ियाघर है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश का नवीनतम चिड़ियाघर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा गोरखपुर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह निम्न में से किस माह में मनाया जाता है? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह की बात कर रही है, किया जा रहा है। तो प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर के 7 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर से ये प्रारंभ होता है और 7 अक्टूबर तक चलता है। कौन सा? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। तो आपसे माह पूछा गया है तो माह कौन सा हो जाएगा? माह हो जाएगा आपका अक्टूबर। अगला है निम्न में से कौन सा प्रदेश का नवीनतम बाघ अभयारण्य है? वर्तमान में यदि हम बात करें तो प्रदेश में कुल 4 बाघ अभयारण्य हैं। दुधवा बाघ अभयारण्य, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य और रानीपुर टाइगर रिजर्व या रानीपुर बाघ अभयारण्य। यह प्रदेश का नवीनतम बाघ अभयारण्य है, नवीनतम। और यह बुंदेलखंड का पहला बाघ अभयारण्य भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड का पहला बाघ अभयारण्य।
प्रदेश में कुल 4 हैं। हालांकि जब आप देखेंगे केंद्र की लिस्ट तो आपको वहां पे दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व मिलेगा। जो अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य है उसे जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र या बफर जोन बताया गया है। जबकि प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। एक है दुधवा बाघ अभ्यारण्य, दूसरा अमनगढ़, तीसरा पीलीभीत और चौथा कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा ये पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य वही है जिसे T+2 अवार्ड मिला था। याद होगा आपने अगर करंट अफेयर पढ़ी हो तो T×2 अवार्ड बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को दिया गया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड का पहला है, ये बात जरूर याद रखिएगा, इसी के नाम से पूछा जाएगा। बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी दुधवा राष्ट्रीय पार्क की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए यदि बात करें दुधवा राष्ट्रीय पार्क की तो आपको 2 नदियां याद रखनी है, मोहन नदी और सुहेली नदी। मोहन नदी दुधवा राष्ट्रीय पार्क के उत्तर में बहती है, यानी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि सुहेली नदी जो है दक्षिण में बहती है, यानी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। जबकि रामगंगा नदी कौन से नेशनल पार्क से बहती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और गंभीरी नदी ये तो राजस्थान की नदी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे उत्तरी सीमा पूछ ले तो मोहन नदी और दक्षिणी सीमा पूछे तो सुहेली नदी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इस समय प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, इसलिए इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे इसका एरिया पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 490 किलोमीटर। कहां पर है ये, तो ये है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी एवं बहराइच, तो मुख्यतः ये लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1968 में, यानी 1968 में। लेकिन 1968 में ये जो है नेशनल पार्क नहीं था। तो ये नेशनल पार्क कब बना, तो नेशनल पार्क बना ये 1977 में। 1977 में ये नेशनल पार्क बना, 1977 में। जबकि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1968 में। इसके बाद दुधवा में किशनगढ़ वन्यजीव विहार को जोड़ दिया गया। किशनगढ़ वन्यजीव विहार को जोड़ दिया गया, साथ ही कतरनिया घाट को भी जोड़ दिया गया। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को जोड़ दिया गया और इन तीनों को मिलाकर के दुधवा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई। दुधवा बाघ अभ्यारण्य की, और वो कब की गई, तो वो की गई है आपकी 1987-88 में। ये पूरा एक वित्त वर्ष है, 1987-88 तक ये पूरी प्रोसेस चली थी। तो दुधवा, किशनगढ़ और कतरनिया घाट को मिलाकर के एक बाघ अभ्यारण्य बनाया गया 87-88 में। स्थापना कब हुई, 68 में। नेशनल पार्क कब बना, 77 में। उत्तरी सीमा मोहन नदी और दक्षिणी सीमा कौन सी हो जाएगी, सुहेली नदी। एरिया है 490 किलोमीटर और कहां पर है, तो ये है मुख्यतः लखीमपुर खीरी में। तो ये सभी प्रश्न आपके दुधवा नेशनल पार्क से रिलेटेड आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार दुधवा राष्ट्रीय पार्क का ही हिस्सा है, तो अभी अभी हमने देखा किशनगढ़ और कतरनिया घाट, इन दोनों को मिलाकर के दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया था। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा का ही एक प्रकार से हिस्सा माना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। देखिए एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, साथ ही 4 आपके प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा वन्यजीव विहार और वन्यजीव पक्षी विहार हैं, यानी पक्षी वन्यजीव विहार और वन्यजीव विहार हैं। इन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। वन्यजीव विहार से रिलेटेड जो प्रश्न आए उनको अलग रखिएगा और पक्षी विहार से रिलेटेड जो प्रश्न आए उन्हें अलग रखिएगा, वरना आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि यहां पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, तो आपको याद रखना है प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। और ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर है, तो ये स्थित है आपका चंदौली जिले में। बात करें रानीपुर वन्यजीव विहार की, तो रानीपुर वन्यजीव विहार आपका बांदा एवं चित्रकूट में पड़ता है। बांदा एवं चित्रकूट, ये एरिया जरूर याद रखिएगा कि कौन सा वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है,
जैसे कि सोहागी वरवा वन्यजीव विहार, ये महाराजगंज जनपद में पड़ता है, महाराजगंज में। जबकि बात करें कैमूर वन्यजीव विहार की तो ये सोनभद्र एवं मिर्जापुर में पड़ता है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा और चित्रकूट में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, सोहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में और कैमूर वन्यजीव विहार आपका सोनभद्र और मिर्जापुर में है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में चिंकारा कहां पाया जाता है? देखिए चिंकारा जो है उत्तर प्रदेश में विंध्य के जंगलों में पाया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी विंध्य के जंगल। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है 1984-85 में कुकरेल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। यह कुकरेल वन स्थित है। कुकरेल वन में जो प्रजातियां लुप्त हो गई थी उनके लिए एक प्रजनन केंद्र, एक संरक्षण केंद्र की स्थापना 1984-85 में की गई थी कुकरेल वन में। आपसे पूछ रहा है कुकरेल वन कहाँ स्थित है? तो कुकरेल वन स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल जीव है हमारा गंगा डॉल्फिन। 18 मई सन 2009 को इसे राष्ट्रीय जलजीव के तौर पर घोषित किया गया था। और डॉल्फिन जो है ये कोई मछली नहीं होती, बल्कि ये स्तनधारी है, मैमल है ये। डॉल्फिन की 5 प्रजातियां होती हैं कुल, जिसमें से एक है गंगा डॉल्फिन। भारत में 2 पाई जाती हैं, एक गंगा डॉल्फिन और एक सिंधु डॉल्फिन। ठीक है, और ये कहां मिलती हैं आपको? तो ये आपको मिलती हैं सोनभद्र और मिर्जापुर गंगा नदी में, यानी मिर्जापुर एवं सोनभद्र में जो गंगा नदी बहती है उस इलाके में ये मिलती हैं, सोनभद्र में। तो आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सोनभद्र, तो आप टिक करेंगे सोनभद्र। राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 मई सन 2009 को। ऐसे आता है निम्न में से कौन जो है मछली नहीं है? तो डॉल्फिन कोई मछली नहीं होती है, एक स्तनधारी होती है। इसका स्थानीय नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है सुसु, या इसे स्विस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दुधवा राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष बाघ परियोजना में शामिल किया गया था? तो चर्चा हम कर चुके हैं 1987-88 में दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। 1968 में स्थापना हुई थी, 1977 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था, 1987-88 में से बाघ परियोजना में शामिल किया गया। दुधवा, किशनगढ़ और कतरनिया घाट, इन तीनों को मिला करके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? ध्यान रखिएगा, पक्षी विहार की बात नहीं कर रहा, वन्य जीव विहार की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा होता है? लाख बहोशी पक्षी विहार। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। आपसे पूछा जाए कि ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? तो बहुत बड़ा है, एक जिले में नहीं आ सकता, कई जिले हैं। मेरठ हो गया आपका, एक आपका गाजियाबाद हो गया, ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको। हापुड़ हो गया, बिजनौर हो गया और साथ ही अमरोहा हो गया। यानी बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ, इन जिलों में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। वहीं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में पड़ता है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है पटना वन्यजीव विहार। लिख लीजिएगा, सबसे छोटा। और ये कहाँ है? बिहार में नहीं है ये, बल्कि ये कहाँ है? ये है प्रदेश के एटा जिले में, पटना वन्यजीव विहार। आपसे पूछ ले विजय सागर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो ये है आपका महोबा में। चलिए अगला देखते हैं, प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी वन्यजीव विहार निम्न में से कौन सा है? देखिए अब यहां पक्षी पूछ रहा है। अगर सीधे सीधे पूछता प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा, तो हम कहते चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार,
पर पूछ रहा है पक्षी वन्यजीव विहार निम्न में से कौन सा है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, जो कहां पड़ता है, उन्नाव जिले में पड़ता है। अब इसका नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रख दिया गया है, तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर इसका नया नाम रखा गया है। कहां पड़ता है, उन्नाव में, नवाबगंज पक्षी विहार प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। आपसे पूछ ले सांडी पक्षी विहार कहां पड़ता है, तो यह आपका पड़ता है हरदोई में। ध्यान रखिएगा ये बात, सांडी पक्षी विहार आपका कहां पड़ता है, हरदोई में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार निम्न में से कौन सा है। देखिए आ गया प्रश्न, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है आपका लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछे तो लाख बहोशी, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछे तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ऐसे ही कंपैरिजन कर करके पढ़ना है आपको दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं वो कंपैरिजन कर रहा, मैं जानता हूं एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं याद रहता। समसपुर वन्य जीव विहार कहां पर है, तो ये आपका पड़ता है रायबरेली में। सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार नहीं बताया आपको। चलिए सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पड़ता है, तो यह पड़ता है आपका बलिया में। साथ ही सांडी पक्षी वन्यजीव विहार आपसे पूछा जाए तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, यह आपका पड़ता है कहां पर, यह आपका पड़ता है हरदोई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किस माह के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। प्रश्न है पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किस माह के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो बर्ड फेस्टिवल का आयोजन दिसंबर माह के प्रत्येक प्रथम सप्ताह में प्रति वर्ष किया जाता है। कौन सा, बर्ड फेस्टिवल। प्रदेश के किस जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। देखिए मोर पंख न पहनते थे कृष्ण जी, और कृष्ण जी की जन्मभूमि कहाँ है, मथुरा। तो मथुरा के पास ही पड़ता है वृंदावन, जहां बांके बिहारी जी का मंदिर है, और इसी वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार आपका वाराणसी में पड़ता है। विजय सागर वन्यजीव विहार आपका महोबा में पड़ता है। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार आपका गोंडा में पड़ता है। पटना वन्यजीव विहार ये हाथरस में नहीं पड़ता, चर्चा कर चुके हैं, ये एटा जनपद में पड़ता है, और प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है। तो पटना वन्यजीव विहार कहां पड़ता है, एटा जनपद में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जनपद में सोहेलवा वन्यजीव विहार का विस्तार नहीं है। चर्चा यदि की जाए सोहेलवा वन्यजीव विहार की, तो वो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में पड़ता है, जबकि बहराइच में इसका विस्तार नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मिर्जापुर एवं सोनभद्र के क्षेत्र में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का जब नाम आया था तब हमने चर्चा करी थी कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, यह पड़ता है आपका मिर्जा और सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताया था कि हापुड़ में, अमरोहा में, बिजनौर में, मेरठ में और गाजियाबाद जिले में पड़ता है। जबकि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की अगर बात करें तो ये आगरा एवं इटावा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। आगरा और इटावा में जो है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। जबकि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की यदि बात की जाए तो यह प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में, बिल्कुल सही है। रानीपुर वन्यजीव विहार वाराणसी, रानीपुर वन्यजीव विहार वाराणसी में नहीं पड़ता, बल्कि कहां पड़ता है, बांदा एवं चित्रकूट में, बांदा एवं चित्रकूट में। जबकि बात करें कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की तो ये लखीमपुर खीरी में नहीं, अपितु ये पड़ता है आपका बहराइच में। जबकि किशनपुर वन्यजीव विहार ये आपका बहराइच में नहीं पड़ता, बल्कि ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका
लखीमपुर खीरी में। तो सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित आपका ए हो जाएगा, यानी कि सुहागी वरवा वन्यजीव विहार आपका पड़ता है महाराजगंज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में, तराई एवं भावर के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक वन जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं तराई एवं भावर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन 3 प्रकार के वनों का नाम आप याद कर लीजिए। इसके अलावा जो भी वन आपको दे दिया जाए उसको समझ लीजिएगा कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। और वे 3 वन कौन कौन से हैं? एक तो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो गया, और एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो गया। यानी पर्णपाती वन, पतझड़ वाले वन, मानसून वाले वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है, तो मानसूनी वन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मानसूनी वन 2 प्रकार के होते हैं, या तो आर्द्र या शुष्क, दोनों ही पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके अलावा झाड़ियां पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां। ज्वारीय वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, डेल्टाई वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? देखिए ध्यान रखिएगा, कल पिछले 1-2 वीडियो पहले ये चर्चा और की गई थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने संत रविदास नगर प्रश्न में था, तो मैंने प्रश्न में संत रविदास नगर करा दिया था। तो एक्चुअल में संत रविदास नगर, भदोई का ही नाम बदल करके संत रविदास नगर किया गया था, और फिर अखिलेश यादव ने उसका नाम बदल करके दोबारा से भदोई कर दिया था। तो भदोई और संत रविदास नगर लगभग एक ही है। प्रश्न में जो भी मिल जाए आपको विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एक मित्र को थोड़ा सा इस फैक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि सर संत रविदास नगर नहीं है बल्कि भदोई है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, उनका फैक्ट क्लियर हो जाए, बस मैं तो इतना ही चाहता हूं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे भदोई हो या संत रविदास नगर हो, दोनों बातें सेम हैं। तो मैं वो जिलों के ना आपको एक लिस्ट लिखा दूंगा जिसमें नाम चेंज हुए थे और पुनः नाम बदल दिए गए, ताकि ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सर्वाधिक वन तो हमें पता है कि सोनभद्र में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए सोनभद्र दिया ही नहीं है इस प्रश्न में। अब देखिए कोई बात नहीं सर, सोनभद्र के बाद भी तो कहीं पाए जाते होंगे, चंदौली में पाए जाते हैं, वो भी देखिए वो भी नहीं मिलेगा। चंदौली के बाद तीसरे नंबर पे पीलीभीत आता है, वो भी इस ऑप्शन में नहीं है। चौथे नंबर पे मिर्जापुर आता है, वो भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम 5 याद कीजिए, क्योंकि मैं कभी जनगणना कराते टाइम या यूपी जीके कराते टाइम इतना याद करने को नहीं कहता, पर आपको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। तो आपको 5 कम से कम याद रखने होंगे। देखिए 5वें नंबर पे मिला है आपको चित्रकूट, ऑप्शन में दिया हुआ है चित्रकूट, तो आपको टिक करना पड़ेगा चित्रकूट, क्योंकि वहां ये पूछा निम्न में से, यानी इन चारों में से सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, तो वो किस जिले में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं चित्रकूट जिले में। चलिए अगला है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कत्था की प्राप्ति खैर के वृक्ष से होती है। बिल्कुल, जो पान पर जो कत्था नहीं लगाते, चूना के बाद जो कत्था लाल लाल सा लगता है, वो किससे मिलता है? वो मिलता है खैर के वृक्ष से। बीड़ी बनाने हेतु तेंदु वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। स्प्रूस नामक वनस्पति सोनभद्र में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर आपने कल का वीडियो मेरा पर देखा है तो उसमें हमने देवदार, चीड़ और स्प्रूस इस पर विस्तार से चर्चा करी है। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किस हाइट पर कौन सा पेड़ मिलता है इन तीनों में से, वो भी मैंने लिखाया है। तो स्प्रूस तो हिमालय में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कहां मिलेगा? वो भी सोनभद्र में, सबसे निचले उत्तर प्रदेश में। तराई की बात करते तो एक बार को कंफ्यूजन समझ सकते थे हम, हालांकि स्प्रूस तो तराई में भी नहीं मिलता, बहुत ऊंचाई पे जाकर के मिलता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे लकड़ियां प्राप्त होती हैं, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे कम वन क्षेत्र तो भदोई में मिलता है। भदोई आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। उसके बाद मैनपुरी में मिलता है, मैनपुरी भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया। उसके बाद मिलता है देवरिया में, देवरिया दिया हुआ है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देवरिया। हालांकि आपको उसके बाद 2 और याद रखने चाहिए। चौथे नंबर पे बदायूं है और 5वें नंबर पे मऊ है।
यानी मऊ से कम बदायूं में, बदायूं से कम देवरिया में, देवरिया से कम मैनपुरी में और सबसे कम किसमें, भदोही में। चलिए अगला है, प्रदेश में वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है। देखिए इस प्रश्न पर चर्चा कर लें। वन महोत्सव के बारे में मैं हमेशा हर बार बताता हूं, क्योंकि जब कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको सही कराता हूं हमेशा, हर बार, कई बार। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सुधारना आवश्यक है ताकि स्टूडेंट का एग्जाम में गलत ना हो। वन महोत्सव मैंने शायद 1960 कराया था, 1950 है, भारत में KM मुंशी के द्वारा मनाया गया था, अधिक पेड़ लगाओ आंदोलन के नाम से। प्रदेश में कब से मनाया जा रहा है, तो प्रदेश में मनाया जा रहा है 1952 से, ये भी याद रखिएगा। देश में पूछे तो 1950 से, प्रदेश में पूछे तो 1952 से, कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत भारी पड़ेंगे। प्रदेश पूछे तो 1952, देश पूछे तो 1950। चलिए अगला है, प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। बात करें प्रदेश की तो प्रदेश में 1979 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। प्रदेश के किस ग्राम को पहला वन ग्राम घोषित किया गया है। भोजगढ़ी को, वेलहत्ती को, तिलौठी को या मडार गड्ढा को। तो ध्यान रखिएगा, वेलहत्ती सोनभद्र जिले में एक गांव पड़ता है वेलहत्ती, और इसे ही प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। पुराना प्रश्न हो गया है, केवल ईयर याद रखिएगा। इस बीमा योजना की बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं जरूर कराऊंगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना कब प्रारंभ की गई थी। ये योजना प्रारंभ की गई थी 1989-90 में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मान के चलिए कि इन 30 में से ही आपको 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, कम से कम 100 में से। तो सोचिए, परसेंटेज के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से ये लेक्चर आसान भले हो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे छोड़ने की भूल ना कीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। इसका रिवीजन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी परेशान है कि फॉरेस्ट एसआई का कंटेंट नहीं मिल रहा, तो अथर्व एजुकेटर पर लगातार क्लासेस चल रही हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ, सीधे एग्जाम में दिखाई देने वाले प्रश्नों के साथ। ये क्लासेस निरंतर चल रही हैं, निरंतर चलती रहेंगी। बहुत से मित्र परेशान है कि कहीं ये बंद ना हो जाएं। जब तक आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, जब तक मुझे पता लगा रहेगा कि एक स्टूडेंट भी मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जो लगातार पढ़ रहा है, तब तक ये क्लासेस बंद नहीं होंगी, पेपर तक चलती रहेंगी। ये वादा मैं आपसे करता हूं। लगभग 2500-2600 प्रश्नों का लंबा टारगेट है हमारा, कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं। अभी तो हमने 300 प्रश्न भी टच नहीं करे हैं, आज के प्रश्न मिलाकर के 270 बनते हैं। तो एक अच्छी खासी जर्नी है हमारी और आपकी, साथ साथ चलेगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों।